नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ विजय जायसवाल। दोस्तों बात करेंगे हिंदी की, बात करेंगे भाषा की, बात करेंगे। आपको पता है दोस्तों, शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है तो भाषा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 30 प्रश्न भाषा से आता है आपका। और इसमें आप इस सब्जेक्ट में सबसे अधिकतम मार्क्स आप लोग अटेंड कर सकते हैं, और यही सबसे आपका प्लस पॉइंट होता है। चाहे फर्स्ट लैंग्वेज की बात करें या सेकंड लैंग्वेज की, भाषा में अधिकतम मार्क्स अटेंड कर लेंगे, इससे आपका सिलेक्शन का रास्ता बहुत ही आसान हो जाता है। तो दोस्तों 15 प्रश्न आपके यहाँ पे शिक्षण शास्त्र के प्रश्न देखेंगे, सभी आपके एग्जाम पैटर्न पर रहेंगे। और 15 प्रश्न शिक्षण शास्त्र के साथ साथ हम जो आपके अपठित गद्यांश पद्यांश में प्रश्न आते हैं, ठीक है, व्याकरण के प्रश्न आते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, सब यहाँ पे कॉम्बिनेशन इस क्लास में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस क्लास को। और इसके पिछले क्लासेस देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे 15 प्रश्न जो रहेंगे शिक्षण शास्त्र के शुरू करेंगे, इसके बाद आपके व्याकरण के प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं इस क्लास का। भाषाई कौशलों का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? यानी जो भाषा कौशल होता है, इन भाषाई कौशल का विकास जो है किस कक्षा तक जो है पूर्ण हो जाना चाहिए? कक्षा 2 तक, कक्षा 1 तक, कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक। सभी लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। सभी भाई बहन, सभी गृहिणी, सभी शिक्षक बंधु कमेंट करेंगे भाषाई कौशलों का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए। तो सही ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा, कक्षा 5 तक पूर्ण हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। कौन सी विधि जो है छोटे कौन सी विधि छोटे, कम बुद्धिमान और साधारण बालकों के लिए उपयोगी होती है? यानी ऐसे विधि जिसमें छोटे बालक हों और कम बुद्धिमान बालक हों और साधारण बालकों के लिए उपयोगी विधि मानी जाती है। व्याख्या विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, खंड विधि। तो सभी लोग जानते हैं छोटे बच्चे, जो बच्चे कम बुद्धिमान हैं, साधारण बालक है, उनके लिए जो उपयोगी विधि होती है वह आपकी खंड विधि होती है। कौन सी? खंड विधि होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्नावली विधि का नाम है। दोस्तों जो प्रश्नावली विधि होती है इसका क्या नाम है? आगमन विधि के नाम से जानते हैं, निगमन विधि के, अभ्यास विधि से, या कागज पेंसिल विधि। सभी लोग कमेंट करेंगे इनमें से डिफरेंट आपको कौन दिख रहा है, अलग सबसे कौन है, अलग ऑप्शन चूज करेंगे, डिफरेंट ऑप्शन देखेंगे। प्रश्नावली विधि इसका नाम है, तो प्रश्नावली विधि का कागज और पेंसिल विधि नाम है। सभी लोग नोट कर लेंगे, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को प्रदान करने हेतु किया जाता है। दोस्तों प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को क्या प्रदान हेतु किया जाता है? खेलों का अत्यधिक प्रयोग हेतु किया जाता है, मिश्रण सामग्री का प्रयोग, श्यामपट्ट बोर्ड का अधिक प्रयोग, या नवाचारों का प्रयोग। सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए प्राथमिक कक्षा की जब भी बात की जाती है, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों की जब भी बात की जाती है, तो इनमें क्या प्रदान किया जाता है? तो इनमें क्या होता है प्राथमिक कक्षा में? सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा? खेलों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, मिश्रण सामग्रियों का, श्यामपट्ट बोर्ड का, या नवाचारों का। ठीक है, तो प्राथमिक कक्षा में आपके नवाचारों का जो है सबसे अधिक, ठीक है, विद्यार्थियों को प्रदान करने हेतु किया जाता है नवाचारों का प्रयोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया। प्रश्न स्क्रीन पर है। मुस्कुराकर किसी शब्द को स्पष्ट करना किस विधि में आता है? किसी भी शब्द को जब आप मुस्कुराकर स्पष्ट करते हैं वह किस विधि के अंतर्गत आता है? ठीक है, सभी आपके ये सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर सभी प्रश्न है, संभावित प्रश्न है आपके एग्जाम में। तो मुस्कुराकर किसी शब्द को स्पष्ट करना, यह दोस्तों आपके अर्थ विस्तार विधि के अंतर्गत आता है। किस विधि के अंतर्गत आता है? अर्थ विस्तार विधि के अंतर्गत आएगा। और ये सभी प्रश्न अपडेट प्रश्न है, नए प्रश्न है। रसानुभूति की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त कविता कौन सी है? किसके? रसानुभूत। तो रस के अनुभूत की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त कविता कौन होती है? भाव प्रधान कविता, तुकांत कविता होती है, अतुकांत कविता, या वर्णन प्रधान कविता। तो रसानुभूत की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त कविता जो होती है वह भाव प्रधान कविता होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
साहित्यकार की कसौटी मानी जाती है। साहित्यकार की जो कसौटी है उसे व्याकरण मानी जाती है, गद्य रचना मानी जाती है, पद्य रचना मानी जाती है, लेखन कला मानी जाती है। तो साहित्यकार की जो कसौटी है उसे गद्य रचना मानी जाती है। सभी लोग नोट कर लेंगे। सभी संभावित प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से, शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाने की दृष्टि से, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि सभी क्लासेज आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी शिक्षक में कौन सा गुण आवश्यक है? सभी लोग कमेंट करेंगे हिंदी शिक्षक में कौन सा गुण आवश्यक है। अभिव्यक्ति का गुण, सहानुभूति का गुण, सहृदय का गुण या उपर्युक्त सभी। हिंदी भाषा के शिक्षक होने के नाते जो हिंदी भाषा के शिक्षक शिक्षिकाएं होती हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं होते हैं, उनमें कौन सा गुण आवश्यक है? तो हिंदी भाषा के लिए अभिव्यक्ति का गुण भी आवश्यक है, सहानुभूति का भी गुण और सहृदय का भी गुण, यानी कि उपर्युक्त ये सभी गुण आवश्यक है हिंदी के शिक्षक के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्शन कराती हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्शन कराती हैं रुचि, मन, भाषा, प्रेरणा। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्शन आपकी भाषा कराती है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न यह है कि रिपोर्ताज नामक विद्या किस विद्या का अंग है? ठीक है, एक रिपोर्ताज नामक विद्या है, यह किस विद्या का अंग है? पद्य विद्या का, गद्य विद्या का, कविता का या कोई नहीं? तो जो रिपोर्ताज नामक एक विद्या है दोस्तों, यह गद्य विद्या का अंग है। ठीक है, गद्य विद्या का अंग जो है रिपोर्ताज नामक विद्या हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? जो रेडियो की सीमाएं होती हैं उनको कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर। तो ये तीनों जो है आपके, पहली बात तो श्रव्य साधन है। तो रेडियो की सीमाओं को कौन श्रव्य साधन दूर कर सकता है? तो टेप रिकॉर्डर कर सकता है। ठीक है, कौन कर देगा? आपका टेप रिकॉर्डर दूर कर देगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया प्रश्न। अहिंदी प्रदेशों में हिंदी का शिक्षण किया जाता है। जो अहिंदी प्रदेश होते हैं, ठीक है, हिंदी भाषा के नहीं अहिंदी प्रदेश होते हैं, तो उनमें हिंदी का शिक्षण कैसे किया जाता है? राष्ट्रभाषा के रूप में, प्रथम भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में या उपर्युक्त सभी में। यानी जिनकी जो राजभाषा है उनकी प्रदेश भाषा यानी राजभाषा हिंदी नहीं होती है, तो उनमें जो है उस राज्य में हिंदी भाषा का जो शिक्षण कैसे किया जाता है? तो उन राज्यों में जिनमें प्रथम भाषा हिंदी नहीं है, तो उनमें द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का शिक्षण किया जाता है। थर्ड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया प्रश्न। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की दृष्टि से। अहिंदी प्रदेशों में, ये तो रिपीट हुआ है प्रश्न आपका। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उपरांत छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए अधिगम की जांच हेतु किए जाने वाला परीक्षण कहलाता है। समझिएगा ध्यानपूर्वक दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उपरांत, ठीक है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है इसके उपरांत जो है छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए अधिगम की जांच हेतु किए जाने वाला परीक्षण कहलाता है। निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो दोस्तों शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, जब आप किसी बच्चों को या कक्षा में शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो आप पढ़ाते हैं, ठीक है, जो प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके उपरांत जो होता है छात्रों द्वारा जो ग्रहण करते हैं जो आपने पढ़ाया है, अगर उसकी जांच करना हो उस अधिगम के जो आपने सिखाया है, ठीक है, जो आपने सिखाया उसको अगर जांच करना हो तो किस परीक्षण के द्वारा आप जांच करेंगे? तो उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, कि बच्चों को जो आपने पढ़ाया उन पर क्या उपलब्धि उनको मिली, तो उपलब्धि परीक्षण के द्वारा आप जांच करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कविता शिक्षण में भावना का विकास होता है। कविता शिक्षण में भावना का विकास होता है। सुंदरम, शिवम, सत्य, उपर्युक्त सभी का। तो कविता शिक्षण में जो भावना का विकास होता है दोस्तों, वह सुंदरम भावना का भी विकास होता है, शिवम भावना का भी और सत्य भावना का भी विकास होता है, यानी उपर्युक्त सभी का विकास होता है। आपने शायद सिंह भी सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम
सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये सभी कविता शिक्षण की भावना है, इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया स्क्रीन पर। उच्चारण अभ्यास कब कराया जाता है। जो उच्चारण अभ्यास होता है दोस्तों, वह कब कराया जाता है। अनुकरण वाचन करते समय कराया जाता है, अनुकरण वाचन के बाद कराया जाता है, आदर्श वाचन करते समय कराया जाता है, या आपका आदर्श वाचन के बाद कराया जाता है। तो उच्चारण अभ्यास कब कराया जाता है, सभी लोग कमेंट करेंगे। लाजवाब प्रश्न है दोस्तों सिलेक्शन की वजह से। तो उच्चारण अभ्यास जो है आपके अनुकरण वाचन के बाद कराया जाता है। पहले बच्चे जो आप अनुकरण करेंगे, उसके बाद उच्चारण अभ्यास कराया जाता है। ठीक है, अनुकरण वाचन के बाद उच्चारण अभ्यास कराया जाता है। तो ये रहे 15 बेहतरीन शिक्षण शास्त्र के प्रश्न। अगर बेहतरीन लाजवाब रहे हों, पसंद आए हों तो लाइक शेयर करें, आपका अपना परिवार है। अब बात करेंगे भैया व्याकरण की, बात करेंगे जो प्रश्न आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश में पूछे जाते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे, आस प्रत्यय से बना शब्द क्या है। कोई आपके पद्यांश या गद्यांश में आ गया आस एक, ठीक है, शब्द आ गया, इसमें पूछ लिया गया किस प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। हताश, खटास, प्रकाश, आकाश, यानी आस आपका प्रत्यय है, तो इस प्रत्यय से बना शब्द कौन सा होगा। यानी इन शब्दों में आस प्रत्यय हमें निकालना है कि इन चारों में से आस प्रत्यय किस में है। तो सभी लोग जानते हैं खटास, खटास में आपका, ठीक है, आस प्रत्यय निकल आएगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा, क्योंकि हमें देखेंगे सा किस पर सरौता वाला है, तो आप देखेंगे दूसरे में ही सा सरौता वाला सा है, बाकी में तो सब शरीफा वाला है। तो आपका राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है। नी उपसर्ग वाला हमें शब्द बताना है। निरोग, नी तो होगा नहीं क्योंकि बड़ी नी दिया है। निडर, नीरव, ये भी नहीं होगा। निर्झर, बचते हैं दो ऑप्शन, ठीक है, दो ऑप्शन बचते हैं, निडर होगा या निर्जर होगा। तो नी उपसर्ग वाला जो शब्द है वह आपका कौन सा हो जाएगा, निडर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, और निर्झर में आपका नी आ जाएगा। ठीक है, निह, निह धन झर बराबर निर्झर। तो नी उपसर्ग वाला नी और डर आपका अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ये नी हो जाएगा प्लस डर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है। ऐश्वर्य शब्द का विलोम शब्द चुनना है। ऐश्वर्य शब्द का अनैश्वर होगा, अनाश्वर होगा, अनेश्वर होगा या अनानैश्वर होगा। सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों। आप सभी लोग भाभी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और आप सभी को जयसवाल सर नमन करते हैं, क्योंकि आपका इतना बड़ा योगदान होता है राष्ट्र हित में, राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। उन सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को नमन है दोस्तों। ये तैयारी जो चल रही है, अगले वर्ष सरकारी सीट की चल रही है, अपने सपने की पूरा होने की तैयारी चल रही है, एक शिक्षक की तैयारी चल रही है, गुरु की तैयारी हो रही है दोस्तों। ऐश्वर्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, अनैश्वर हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास लाजवाब हो तो सभी मित्रों को जय हिंद है, वंदे मातरम है, लाइक शेयर करते रहेंगे। प्रश्न देखेंगे, वैजयंती शब्द पर्यायवाची है। दोस्तों जो वैजयंती शब्द है, इसका पर्यायवाची तलवार है, जीभ है, चांदी है, झंडा है, क्या होगा। तो ठीक है, वैजयंती शब्द का पर्यायवाची किसको बोलते हैं, झंडा का पर्यायवाची होगा। झंडा का पर्यायवाची वैजयंती है। सभी लोग नोट कर लेंगे, ये सभी शिक्षावर्ती में संभावित प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश में पूछे जाते हैं। देशज शब्दों युग्मों को अलग करना है। देशज शब्द विदेशज शब्द आते हैं, फारसी अंग्रेजी शब्द आ जाते हैं उर्दू शब्द पहचानने के लिए। तो देशज शब्द के जो युग्म हो उनको हमें अलग कर देना है। तो देशज शब्द क्या होगा, सभी लोग जानते हैं कौन सा होगा। सभी लोग यहाँ पे देखें, वीडियो पॉज करें। तो देखिए देशज शब्द जब भी थप्पड़ और पगड़ी की बात आती है, ये देशज शब्द का युग्म कहलाया जाएगा। ठीक है, थप्पड़ और पगड़ी ये आपका देशज शब्द का युग्म कहलाएगा। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब हमें विदेशी शब्द की पहचान करना है। मरकटी, गाड़ी, इडली, हिंदी। तो इनमें विदेशी शब्द कौन है, सभी लोग समझ गए होंगे। क्या सेकंड ऑप्शन है, क्या सेकंड ऑप्शन है, क्या फोर्थ ऑप्शन है। विदेशी शब्द पहचानना है। विदेशी शब्द पहचानना है तो विदेशी शब्द आपका क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। गाड़ी आपका कौन सा है, गाड़ी नीचे कमेंट करें, गाड़ी कौन सा शब्द है, सभी लोग कमेंट करेंगे। विदेशी शब्द आपका हिंदी हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय है। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय क्या है, सभी लोग कमेंट करेंगे। मेरा मित्र चित्रकार, बहुत अच्छा चित्रकार या बहुत अच्छा।
तो विधेय की बात की जा रही है दोस्तों। तो विधेय इसमें कौन है? बहुत अच्छा चित्रकार। कैसा चित्रकार है? बहुत अच्छा चित्रकार है। ये आपका विधेय हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी मित्रों को जय हिंद है दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है, एनर्जी बरकरार रखना है, क्योंकि सिलेक्शन बरकरार है। और जब सिलेक्शन बरकरार है तो आप भी एनर्जी को डाउन नहीं करेंगे। जी हाँ, प्रश्न देखिए। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। सभी लोग बोलते हैं दोस्तों, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इस वाक्य में रेखांकित अंश है। रेखांकित क्या है? लंका। लंका में अंश क्या है? विशेषण पदबंध है, क्रिया विशेषण बंध है, संज्ञा पदबंध है, या आपका सर्वनाम पदबंध है। तो लंका जो है यह संज्ञा पदबंध कहलाएगा। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में अव्यय की पहचान करना है। समाज, खंड, एक, व्यवस्था। तो अव्यय की पहचान करेंगे तो जो खंड आपका दिया गया है ये आपका अव्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। घर का बहुवचन क्या होगा? जब भी बात करें, ये घर बने हुए हैं, ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, वो उसका घर है, ये सबका घर है, तो क्या बोलते हैं भैया? घर का बहुवचन तो घर ही होगा। घर का बहुवचन घर ही होगा। एक घर हो, दो घर हो, तीन घर हो, चार हो, उनको घरों नहीं बोलेंगे कि वो घरों बने हैं। ठीक है, घर समूह बोल सकते हैं, लेकिन बहुवचन घर समूह नहीं होगा, घर भर भी नहीं होगा। घर का बहुवचन घर ही होगा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। माध्यम का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? मध्यमा होगा, माध्यमिक होगा, मध्यम होगा, या माध्यमों होंगे। तो माध्यम का बहुवचन क्या हो जाएगा दोस्तों? माध्यमों हो जाएगा। माध्यम, माध्यमों। ठीक है, माध्यमों हो जाएगा माध्यम का बहुवचन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लाजवाब प्रश्न है। कौन से शब्द में उपसर्ग है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग निकलता है? सभ्यता में क्या उपसर्ग निकलेगा? भटकता में उपसर्ग निकलेगा? पूजा में उपसर्ग निकलेगा? तो आप लोग बोलेंगे सर तीनों में तो उपसर्ग हमें दूर दूर तक नजर दिखाई नहीं दे रहा है। तब आपके जब तीनों में दूर दूर तक उपसर्ग नहीं दिखाई दे रहा है तो जो सेकंड ऑप्शन है उसमें है उपयोगिता में उपसर्ग है आपका। ठीक है, उपयोगिता में उपसर्ग है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहुत बार शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। क्या कवि होता है, लेखिका होता है, कवित्री होता है, या कवित्री? दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है। लेखक का लेखिका होगा। अगर लेखक का स्त्रीलिंग पूछे तो लेखिका होना चाहिए। अगर कवि का स्त्रीलिंग पूछता है तो कवयित्री होना चाहिए। ई में छोटी ई की मात्रा होगी। ठीक है, वकील में मत करना। वकील में छोटी बात नहीं है, वकील बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा केस जीत जाता है, उसको नहीं टच करना है। ठीक है, छोटी ई की मात्रा लगाना है। या यज्ञ में कर दीजिए, क्योंकि यज्ञ जो होते हैं साधु संत बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, उसमें छोटी ई की मात्रा लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपका कवित्री यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या प्रश्न दिया गया है? कौन सा कथन सही नहीं है? अब कथन दिया गया, आपको पता है कथन से भी प्रश्न आते हैं। आइए कथन पढ़ते हैं। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। बिल्कुल सही बात है। वाक्य के प्रमुख दो अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। जब कर्ता नहीं होगा, क्रिया नहीं होगा, तो वाक्य किस काम का? वाक्य उसे ही बोलते हैं जहां पर कर्ता और क्रिया होगा। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं। अगर कर्ता का कोई विस्तार हो जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं। ठीक है, जो हम विधेय पहचानते हैं। ठीक है, तो जब क्रिया को विस्तार कर दिया जाए, बड़े रूप में आपका वाक्य में दे दिया जाए, तो वह विधेय कहलाता है। और कर्ता को अगर विस्तार कर दिया जाए तो वह उद्देश्य कहलाता है। तो ये तो तीनों सही हुए। बचता है आपका चौथा, कि रचना के आधार पर वाक्य चार प्रकार के होते हैं। ये यहां पर जो है गलत दे दिया गया। तो कौन सा कथन सही नहीं है? रचना के आधार पर वाक्य चार प्रकार के होते हैं, ये गलत है। तो सभी लोग बताएंगे हमें प्लीज कमेंट द्वारा कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। नीचे आप लोग कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर फेस करेंगे। प्रश्न क्या दिया गया है? एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किसमें होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे।
किस वाक्य में एक प्रधान उपवाक और एक अन्य आश्रित उपवाक होता है? संयुक्त वाक्य में होता है, जटिल वाक्य में, सरल वाक्य में, या आपके मिश्र वाक्य में होता है? तो ये किसकी पहचान है जिसमें एक प्रधान उपवाक्य भी होता है और एक अन्य आश्रित उपवाक्य भी होता है? तो दोस्तों ये आपके मिश्र वाक्य की पहचान है। जब हमें पहचानना हो कि यह मिश्र वाक्य है तो उसमें देखेंगे एक प्रधान उपवाक्य होगा और एक अन्य आश्रित उपवाक्य होगा, तो वह आपके मिश्र वाक्य में होता है। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या दिया गया है प्रश्न? कौन सा मुहावरा नहीं है? लाल पीला होना ये तो मुहावरा है। सब्ज बाग दिखाना ये भी मुहावरा है। हरा नीला, हरा ही हरा सूझना यानी अच्छा ही अच्छा सोचना, ठीक है, ये आपका मुहावरा है। लेकिन आपने कभी सुना है क्या कि पीला मुंह करना? पीला मुंह कोई नहीं करता। लाल पीला होना होता है। मुंह काला करना सुना होगा, लेकिन पीला मुंह करना नहीं सुना है। तो कौन सा मुहावरा नहीं है? पीला मुंह करना ये आपका मुहावरा नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? देखिए कुरूप में कु धन रूप आ जाएगा, इसमें भी आपका कु उपसर्ग निकल आएगा। कुकर में कु धन कर्म, इसमें भी उपसर्ग निकल आएगा। कुचाल कु धन चाल, इसमें भी उपसर्ग निकल आएगा। लेकिन कुशल में कु और सल, तो सल का यहाँ कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो आपका कु इसमें उपसर्ग नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन में उपसर्ग नहीं आएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब इन प्रत्यय का प्रयोग किस में हुआ है? पुजारिन में, कठिन में, चिन्ह में, मीन में। तो बचता है दो ऑप्शन, तीसरे चौथे में होगा नहीं, पुजारिन में या कठिन में। ठीक है, किस में होगा? तो सभी लोग जानते हैं पुजारिन में, पुजारी धन इन बराबर पुजारिन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इन प्रत्यय आपका पुजारी में प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न आ चुका है, सभी प्रश्न लाजवाब हैं कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सकर्मक क्रिया बताना है। राम खेलता है, सकर्मक क्रिया है। राम कबड्डी खेलता है, सकर्मक क्रिया है। राम खो खो खेलता है, सकर्मक क्रिया है। राम हॉकी खेलता है, सकर्मक क्रिया नहीं है। अब सभी लोग बताएंगे कैसे हो गया भैया। राम खेल खेलता है, राम कबड्डी खेलता है, राम खो खो खेलता है, राम हॉकी खेलता है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए होमवर्क में दे रहे हैं, सिंपल सा प्रश्न है, समझ कर बताइए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस शब्द में गुण संधि होगा? सभी लोग बताएंगे किस शब्द में गुण संधि होगा? सिंदूर में, भारतेंदु में, नारीश्वर में, लोकेश्वर में। तो गुण संधि किस में होगा? भारतेंदु में आपका गुण संधि हो जाएगा। आ ई मिलके क्या बन जाए? अय में परिवर्तित हो जाए तो आपका गुण स्वर संधि होता है, तो भारतेंदु हो जाएगा, भारतेंदु। ठीक है दोस्तों, भारतेंदु आपका गुण संधि हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी, गुण दोष, दिशाएं, आभूषण। तो भाववाचक संज्ञा की पहचान हम कैसे करते हैं? उसके गुणात्मक और दोषात्मक पर, यानी जो भी जीव या जिसके भी बात करें, व्यक्ति की बात करें, पशु पक्षी की बात करें, पेड़ पौधे की बात करें, भाव जब प्रकट होता है यानी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत उसके गुण और दोष आते हैं। उसके गुण और दोष के कारण हम भाव प्रकट करते हैं। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा जो होता है गुण और दोष आदि के अंतर्गत आते हैं, यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास कैसे लगी हमें प्लीज़ कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं, और ऐसे ही क्लासेज और देखना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पर। जल्दी अगली क्लास आएगी, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे, आप स्वस्थ रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें।
स्वस्थ रहने की कोशिश करें और स्टडी करते रहें और अपना सपना पूरा करें, अपने परिवार का सपना पूरा करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।